अगर आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो में मैंने एक ऐसा रूट मैप शेयर किया है जिसे फॉलो करके आप कॉन्फिडेंटली CUT 2025 को क्रैक कर सकते हैं। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी के बैचेस में इनरोल्ड हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। दिस स्ट्रैटेजी इज बेसिकली एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ यू। सो हाय एवरीवन, दिस इज सुधांशु एंड आप देख रहे हैं ब्लेड लर्नर ह्यूमैनिटीज। बेसिकली 2022 में CUT के आने के बाद से जो बोर्ड एग्जाम पे स्कोर है उसकी अहमियत काफ़ी कम हो गई है। खास करके जो नॉर्थ और साउथ इंडिया के कॉलेजेस हैं वो अब ज़्यादातर CUT के बेसिस पे एडमिशन देते हैं, तो इससे CUT की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। एंड कंसिडरिंग द कंपटीशन इट हैज़, मतलब लाखों की तादाद में बच्चे अपीयर करते हैं, 10 लाख से ज़्यादा बच्चे तो बैठते ही हैं। तो इन कंडीशन में ये ज़रूरी है कि आपके पास एक फुल प्रूफ रोड मैप हो जिसको आप फॉलो कर सके, क्योंकि टाइम भी कम है। आपके पास 45-50 दिन है, आप वॉन्डर नहीं कर सकते, आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर रोड मैप ताकि आप उसे फॉलो कर सके। सो स्टार्टिंग विद द रोड मैप, सबसे पहले बात करेंगे कि भाई CUT में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। 3 तरीके के पेपर आपको लिखने पड़ते हैं। पहला, या तो आप लैंग्वेज लिखेंगे जिसमें आप इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे, उर्दू लिखेंगे, जो भी आपने लिया है। दूसरा, आप डोमेन का पेपर लिखेंगे। आपने 3 डोमेन लिया हो तो उसका लिखेंगे, आपने 4 डोमेन लिया हो तो उसका लिखेंगे। तीसरा, कई सारे बच्चे आप में से GAT भी देंगे, क्योंकि BHU जैसे या हैदराबाद जैसे इंस्टीट्यूशन में या टेस्ट अगर आप अपीयर कर रहे हो तो उसमें GAT की रिक्वायरमेंट है। इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों ही पेपर के लिए परफेक्ट अप्रोच बताऊंगा जिससे आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। So now getting started with the language portion. लैंग्वेज में मेजरली आप में से बच्चे या तो इंग्लिश लेंगे या हिंदी लेंगे। अब चूंकि DU ने ऑप्शन आपको दे दिया है कि आप 2 लैंग्वेज एक साथ रख सकते हैं, तो आप में से बहुत सारे हो सकता है इन दोनों को एक साथ रखें। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लैंग्वेज के पेपर को जब आप एनालाइज करेंगे, आई एज्यूम कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने PYQs देखा नहीं होगा, तो मैंने वो एनालिसिस आपके सामने यहाँ पे करके डाल दी है कि जब भी आप लैंग्वेज के पेपर को देखेंगे आपके पास 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला, आपसे लैंग्वेज की वर्बल एबिलिटी पूछी जाती है कि भाई आप लैंग्वेज के बारे में कितना जानते हैं, आप कितना समझ सकते हैं लैंग्वेज को, आप क्या उसके पैसेज को पढ़ के आंसर बता सकते हैं, आप क्या उनकी वोकैबुलरीज जानते हैं, आप क्या उनके एंटोनिम सिनोनिम को जानते हैं। These all come under the verbal ability। चाहे आप इंग्लिश में बात करें तो इनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, हिंदी में इनको गद्य या पद्य कहते हैं। पैराजंबल इज बेसिकली समथिंग कि आपको हमने सेंटेंसेस के पीसेस दे दिए, आपको उनको जोड़ के रैंडमली हमने दे दिया, आपको उसको जोड़ के एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है, या हमने 3-4 सेंटेंस दे दिए हैं, रैंडमली आपको उनको एक मैनर में अरेंज करके एक परफेक्ट पैराग्राफ बनाना है, दैट इज पैराजंबल। फिर वोकैबुलरी, ये जो वोकैबुलरी है ना, ये दिखने में बड़ा साधारण लगता है, बट इसको आप एक दिन में प्रिपेयर नहीं कर सकते। RC की टेक्निक होती है, RC आपने एक बार सीख लिया तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप इंप्रूव होते जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि RC सीखने में कोई बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ये जो वोकैबुलरी है ना, ये सीखने के लिए 1 साल भी कम है, 10 साल भी कम है, क्योंकि वोकैबुलरी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो वोकैबुलरी इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट। वोकैबुलरी का ही पार्ट होता है 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, जैसे मैंने कह दिया कि जो कभी नहीं मरता है, व्हाट इज द 1 वर्ड फॉर दैट, इमॉर्टल। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन। इसमें फिर एंटोनिम, सिनोनिम, ये तमाम तरीके की चीज़ें वर्बल एबिलिटी में आ जाती है। ये इंग्लिश में भी होते हैं, ये हिंदी में भी होते हैं। देन द सेकेंड थिंग इज ग्रामर। ग्रामर में मेजरली अगर हम इंग्लिश की बात करें तो एरर डिटेक्शन ग्रामर का ही प्रोडक्ट है, क्योंकि ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट आप उसमें अप्लाई करके एरर खोजते हैं। ग्रामर में अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या क्या ज़रूरी है आपके लिए जानना। टेंस बेसिक है, इसके बिना तो आप कोई भी एरर डिटेक्शन या पैराजंबल कर ही नहीं पाएंगे। वॉइस ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ना वॉइस के डायरेक्ट सवाल आते हैं, एक्टिव से पैसिव में, पैसिव से एक्टिव में। नरेशन भी ज़रूरी है, नरेशन के भी सवाल जो है डायरेक्ट पूछे गए कि भैया डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट में बदलिए, या आपके सामने 2-3 सवाल ऐसे जिसमें इनडायरेक्ट है, आपको डायरेक्ट में बदलना है। तो ये दोनों के कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, डायरेक्ट सवाल इनसे आता है। फिर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस एट दिस एज वेल। अगर आपको पता है कि एट का कहाँ पे यूज़ करते हैं, इनका यूज़ कहाँ पे होता है, ऑन का यूज़ कहाँ पे होता है, तो अगर कहीं पे गलत यूज़ है तो आप आसानी से एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इवन कई बार जो है ना, फिलर्स भी आपको दिए जाते हैं, मतलब ब्लैंक हमने दे दिया है कि राम स्टडीज डैश पेरिस, राम जो है पेरिस में पढ़ता है, तो यहाँ पे एड लिखेंगे या इल लिखेंगे या ऑल लिखेंगे। तो इस टाइप में भी प्रीपोजिशन आपके लिए काफ़ी अहम हो जाता है। तो ग्रामर के ये 3-4 कॉन्सेप्ट और इनके बेसिस पे जो सवाल आपके बनते हैं, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब आपसे पूछा जाता है। हिंदी में भी सेम गोज विद अलंकार पूछा जाता है, समास वगैरह पूछा जाता है। चूंकि हिंदी की मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा यहाँ पे इलैबोरेट नहीं करूंगा, लेकिन मोर ओवर पैटर्न वहाँ पे भी सेम होता है। यू हैव वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन, वहाँ पे भी आपको पैसेज मिलेंगे, पैराजंबल, वोकैबुलरी यानी कि पर्यायवाची, विलोम, इस टाइप के सवाल मिलेंगे और ग्रामर के सवाल मिलेंगे। व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश या हिंदी, क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा है, चलिए हिंदी में तो फिर भी आपने बोर्ड में कुछ ग्रामर वगैरह पढ़ा होगा,
इंग्लिश में तो कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने राइटिंग सेक्शन पढ़ा है, चलो आरसी की आपकी प्रैक्टिस है बिकॉज ऑफ द सेक्शन है। लिटरेचर आपका बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी नई चीज़ें हैं और इंग्लिश हर जगह पे एप्लीकेबल है। आप अगर जीएटी नहीं भी दे रहे हैं, आप केवल डीयू को भी टारगेट कर रहा है, तो लैंग्वेज आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप इंग्लिश दे, हिंदी दे, जो भी देना चाहे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको डे वन से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। और इसमें दो तरीके की प्रिपरेशन होती है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी। देयर आर सम डेली थिंग्स विच यू कैन नॉट इग्नोर, एंड देयर आर समथिंग जो कि आप डेली सीखेंगे, जो कि आप स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे। जैसे अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी की, तो आपको डेली जो चीज़ें करनी है उसमें से 2 आरसी एटलीस्ट आपको एक दिन में करना है। अगर आप किसी बैच में इन्वॉल्व है तो वहाँ पे आरसी आपको मिल जाएगी। अगर आप किसी भी बैच में इन्वॉल्व नहीं है, तो चूंकि सीयूटी ने 2-3 साल से सीयूटी हो ही रहा है, तो आप जस्ट गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं सीयूटी आरसी, तो वैसे ही आपके सामने बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। अगर बाकी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं बैंक लेवल के या एसएससी सीजीएल लेवल के, तो वो आप मत करना, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हाँ, अगर बैंक में भी क्लर्क लेवल का है या एसएससी में भी सीएचएसएल लेवल का है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसका और सीयूटी का लेवल ऑलमोस्ट मिलता है। 2 आरसी आपको डेली करनी है। आरसी डेली करने को मैं क्यों कहता हूँ, देखो आरसी के लिए कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप 1 महीने में सीखेंगे। आरसी बेसिक चीज़ है, आपको बता दिया जाता है कि देखो कीवर्ड्स ढूंढने हैं, अगर कीवर्ड मिल गया तो कई बार सवाल जो है उसमें से पैसेज के अंदर कोई आइटम है तो उसको एक्सप्लेन करने को कहेंगे, या मीनिंग है तो उसको एक्सप्लेन करने को कहेंगे। तो आरसी सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आरसी में माहिर होना बहुत बड़ी बात है। जैसे आप 2-2 आरसी डेली करते जाएंगे, होगा क्या, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखती है जब आप ज़्यादा सवाल सॉल्व करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। कई बार ऐसा होता है, और यह बात आप मान के चलिए, ऐसा नहीं होने वाला है कि आपने अगर 100-200 आरसी बना लिए हैं तो पेपर में आप में से वैसा ही कोई आरसी टकरा जाएगा। आरसी रैंडम चीज़ है, कहीं से भी बनाई जा सकती है। लेकिन फ़ायदा ये है कि जब आपके सामने नई आरसी आएगी भी ना, तो आपके पास एक अप्रोच रहेगा, आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, आपने वोकैबुलरी इतनी सारी सॉल्व कर ली, आप अगर वोकैब के क्वेश्चन आरसी में से निकलते तुरंत सॉल्व कर देंगे। उसके बाद पैरा जंबल्स आपको डेली करने हैं, आपको तैयारी होनी चाहिए। यू नीड टू ट्रेन योर माइंड फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। पर वोकैब आपको करना है एटलीस्ट, अगर आपने 40 दिन 10 वोकैब कर लिए तो 400 वोकैब आपके लिस्ट में आ जाते हैं। देयर आर सम वोकैब्स जो कि जनरली पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको रैंडम वोकैब याद करनी है। अगर आप बैचेस में इन्वॉल्व होंगे किसी के भी, तो कोई भी सेंसिबल बंदा है तो आपको ऐसे वोकैब के पीडीएफ जरूर दे देगा जो बार बार किसी न किसी पेपर में पूछे गए। फिर आपको वोकैब की प्रैक्टिस करनी कैसे है, ऐसा नहीं कि हमने एक वोकैब ले लिया, जैसे मैंने एक वोकैब ले लिया इंटेलिजेंट, हमें रटना नहीं है। अगर आप रटेंगे आप भूल जाएंगे। आपको क्या करना है, अब इस इंटेलिजेंट से ना एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस बनाने। यू नीड टू हैव अ रफ कॉपी फॉर इंग्लिश एज वेल, जिसमें आप इस टाइप के वोकैब को एग्जीक्यूट कर सके। जितना ज़्यादा आप सेंटेंस बनाएंगे उतना ज़्यादा चीज़ें रिटेन रह पाएगी। वोकैब सीखने के लिए एक और चीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ बहुत बच्चों को, हालांकि इंग्लिश के ऊपर, डोमेन के ऊपर, इन सब के ऊपर सेपरेट में स्ट्रैटेजी की वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं फ्री रिसोर्सेज और जो इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे मैं सीयूटी की ओवरऑल चीज़ें बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कॉम्पैक्ट रहने वाले हैं। वोकैब सीखने से पहले मैं सबको कहूँगा कि रूट वर्ड सीख लो। रूट वर्ड्स आर बेसिकली द बेसिक्स ऑफ वोकैबुलरी। अगर आपने रूट वर्ड सीख लिया ना, तो आपको बहुत सारी वोकैबुलरी रटनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि उसमें ना कोई ना कोई रूट वर्ड एग्जीक्यूटेड होता है। जब आप वो वर्ड देखेंगे आपको तुरंत पता लग जाएगा कि भाई इसका क्या मतलब है। तो अगर आप रूट वर्ड सीखना चाहते हैं तो वैसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा नियॉन क्लासेस की एक वीडियो है। जब मैं प्रिपेयर करता था तो उसमें भी एक बंसल मैम थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रूट वर्ड को, और वही नॉर्मल लुइस की जो किताब है उसके बेसिस पे सारे रूट वर्ड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। रूट वर्ड्स जानने से क्या होता है कि बहुत सारी वोकैबुलरीज आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, देखेंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा। आपको पता चलेगा भाई ग्राफी का क्या मतलब होता है, लॉजी का क्या मतलब होता है। तो इस टाइप के जितने भी सवाल है, मेट्रियोलॉजी हो गया, डेमोग्राफी हो गया, तो द रूट, लैटिन, ग्रीक, इसका क्या मतलब है, जब आप वो देखेंगे आपने तोड़ दिया वर्ड को, आपको तुरंत पता चल गया इसका मतलब क्या। फिर आपको उसके बेसिस पे 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी डेली करना है। अगेन उसके भी पीडीएफ आपको या तो फ्री में भी कहीं से मिल जाएगी, कोई भी ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, या अगर आप किसी बैचेस में इन्वॉल्व है तो वहाँ भी आपको जो भी सेंसिबल बनता है वो प्रोवाइड कराएगा। लास्टली इन सब को मैं एक तरफ रखूंगा, और ये जो 5वीं चीज़ मैं बता रहा हूँ, रीडिंग न्यूज़पेपर, इसको मैं एक तरफ रखूंगा, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप ये सब कुछ कर लेते हैं। न्यूज़पेपर में ज़्यादातर चीज़ें नहीं होती है, तो व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर यू आर एक्चुअली कवरिंग अ आरसी। आप नई चीज़ें सीख रहे हैं, आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव हो रही है। फिर आपको बहुत सारे वोकैब भी उसमें मिलते हैं, तो अगर न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे वोकैब मिले जो यूनिक है, अनयूजुअल है, तो उसको भी आप अपनी डायरी में लिस्ट आउट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको बैच के टीचर्स नहीं कराएंगे, आपको खुद भी एफर्ट डालना पड़ेगा। तो इंग्लिश के लिए एक बाकायदा आपके पास नोटबुक रहना चाहिए।
ग्रामर में आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, टेंस सीखेंगे, वॉइस सीखेंगे, इसमें 2-3 दिन लगता है, नरेशन में 2-3 दिन लगता है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। जब आपने ये चीज़ सीख ली है तो आप एरर डिटेक्शन डेली बेसिस पे बनाइए, फिल इन द ब्लैंक्स डेली बेसिस पे बनाइए, फिर आप इसको भी डेली बेसिस पे कर लेंगे। बट ग्रामर में पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा, और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए सीक्वेंस ही है, टेंस, वॉइस, नरेशन एंड देन प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज टाइम टेकिंग, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। एक अच्छा मेंटोर अगर आपको मिल जाता है तो प्रीपोजिशन सीखना काफ़ी आसान हो जाएगा। दैट इज हाउ यू कैन प्रिपेयर इंग्लिश। तो यहाँ पे जो सीयूटी की आपके प्रिपरेशन होने वाली है उसमें 2 स्ट्रेटजी आप देखेंगे। पहला, आपको डेली की बेसिस पे कुछ चीज़ें करनी है, एंड देन आपको मतलब प्रैक्टिस, एंड देन आपको डेली की बेसिस पे कुछ सीखना है। जैसे अगर हमने यहाँ पे बात की तो यू हैव टू डू आरसी ऑन द डेली बेसिस, पैराजंबल डेली बेसिस पे करना है, और डेली बेसिस पे आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखने भी है। ठीक है, सो दैट इज हाउ। या अगर आप रूट वर्ड सीख रहे हैं तो एटलीस्ट आपको शुरू के 4-5 दिन तो रूट वर्ड में लगेंगे, एक ही दिन में आप सब कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो दैट इज हाउ यू कैन एग्जीक्यूट इंग्लिश। हिंदी में भी आप यही स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। आप जो आरसी है या इस टाइप के वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है उनको आप डेली करिए, और ग्रामर आप साथ ही साथ सीखते जाइए। उसके बाद अब हम आ जाते हैं डोमेन पे। नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़, चाहे हम लखनऊ की बात करें या इलाहाबाद की बात करें या दिल्ली की बात करें, ये सब आपको डोमेन के बेसिस पे एडमिशन देती है। डोमेन में बेसिकली आपकी तैयारी जो है वो इस बात पे निर्भर करेगी कि आपने बोर्ड में कितना प्रिपेयर किया है। इस बात पे गौर करिएगा। देखो, बोर्ड की प्रिपरेशन के बेसिस पे आप स्टूडेंट को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक हो गया एडवांस्ड, कि भाई इसने ठीक ठाक प्रिपरेशन की है। एडवांस्ड के लिए मतलब मैं ऐसा बता दूं कि आपने 80 से 85 प्लस स्कोर किया है अपने बोर्ड में, परसेंटेज। अगर आपका बोर्ड ज़्यादा मार्क्स नहीं देता है तो अगर आप उसमें 60-70 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो आप एडवांस्ड कैटेगरी में हैं। और दूसरी कैटेगरी हो जाते हैं बिगिनर्स की, जिनके या तो प्रिपरेशन या तो बीच में रह गया था या जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। दोनों के लिए स्ट्रैटेजी अलग होने वाली है। एडवांस जो स्टूडेंट है उनको सबसे पहले करना PYQ। आपके पास 22 का PYQ है, 23 का है, 24 का है, 25 का है। अगर PYQ नहीं मिलता है, डाउनलोड आवर ऐप, वहाँ पे फ्री मटेरियल सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे CUT PYQ का ऑप्शन है, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट के PYQs आपको मिल जाते हैं। PYQs आपको सबसे पहले मैं इसलिए करने को कह रहा हूँ क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया है। नाउ यू नीड टू जज योरसेल्फ कि मेरी जो प्रिपरेशन है इस CUT के आधार पर कैसी है। क्योंकि बोर्ड में जो MCQs आते हैं लेवल वैसा ही रहता है, बट बोर्ड में कुछ कैटेगरीज आपसे पूछी नहीं जाती है। इसमें आपसे वो कैटेगरी भी पूछी जाती है। जैसे बोर्ड में आपसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं MCQs में। अब यहाँ पे आप सोर्स बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। बोर्ड में आपसे एग्जर्ब्ड के सवाल कम पूछे जाते हैं। जैसे मैंने NCERT के अंदर का कोई लाइन या कोई पैरा काट लिया और उससे एक सवाल बनाया कि भाई ये किसने कहा है, या यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इसका क्या मतलब है। इस टाइप के सवाल बोर्ड में नहीं पूछे जाते, यहाँ पे पूछे जाते हैं। मैप से भी सवाल इसमें आता है। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हिस्ट्री ज्योग्राफी में मैप तो नहीं पूछा जाता CUT में, मैप से सवाल आते हैं। मैप के साइड्स आपको पता है तो ऐसे आपको कह देंगे कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो, तो मैप के लोकेशन का अल्टीमेटली काम हुआ। सबसे पहले आपको PYQs देखना है, आपको अपनी प्रिपरेशन जज करनी है। आपने एक बार देख लिया कि भाई ठीक ठाक मेरी प्रिपरेशन है या कैसी है, उसके बाद आपको चीज़ों को क्विकली रिवाइज करना है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपने बोर्ड ऑलरेडी पढ़ा है, क्विकली रिवाइज करेंगे। और इसमें अब जो हम चीज़ों को पढ़ेंगे उसमें फैक्ट्स पे हमारा ज़्यादा जोर होगा। फैक्ट्स में किस टाइप के फैक्ट्स, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, नेम्स हो गए या बुक्स हो गए, या इंपॉर्टेंट टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज हो गए, या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हो गए, ठीक है, या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो गए, फीचर्स हो गए, ये सारे फैक्ट्स हैं। आप जो बोर्ड में लिख रहे थे ना वो सब कॉन्सेप्ट है। आपसे ये पूछा गया था कि भाई 1915 से लेकर 1930 तक जो मूवमेंट्स हुए गांधी जी के, उसका समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ऐसा सवाल इसमें नहीं पूछा जाएगा। इसमें अब ये पूछा जाएगा कि ये जो मूवमेंट्स हुए हैं, इन मूवमेंट्स को लीड कहाँ से किया गया, शुरुआत कहाँ से हुई, कब ये मूवमेंट शुरू हुए, ठीक है, इसमें कौन कौन से लीडर ने पार्टिसिपेट किया, किसी फॉरेन मैगजीन ने अगर कवर किया तो कौन सी मैगजीन है, इस टाइप के सवाल आप पूछे रहेंगे। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फैक्ट। डोमेन्स के लिए भी इफ़ यू आर एनरोल्ड इन एनी बैच तो आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलनी ही चाहिए। अगर नहीं मिल रही है तो फिर वो बैच वर्दी नहीं है। उसके अलावा अगर आप कहीं बैच में एनरोल्ड नहीं है तो आप क्या करें, एक शीट बना लें, ठीक है, एक नोटबुक ले लो, स्पायरल या कोई सा भी नॉर्मल, जिसमें आप ये सारी चीज़ें लिखना शुरू कर दो। या मैं सबसे अच्छा कहूँगा ना, A4 पेपर ले लो, ठीक है, A4 शीट आप कम से कम 40-50 ले लो। उसमें आप एक एक करके चीज़ों को लिखना शुरू करेंगे और पिन मार देना। जैसे एक बार हमने सारे डेट्स लिख लिए, सारी पर्सनैलिटीज़ लिख ली, तो उनको एक बार पिन कर लिया, और एक बार इकट्ठे तौर पे सारों को पिन कर देंगे ताकि हम एक ही बार में रिवाइज कर सकें। एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। फैक्ट्स आपको मैंने अलग तौर पे लिखने को इसलिए कहा था क्योंकि NCERT में बार बार जाके आप उन चीज़ों को नहीं देख सकते, इट विल बी टाइम टेकिंग, और ऊपर से NCERT थोड़ा सा बोरिंग भी है देखने में। हाँ, अगर NCERT का हाईलाइट्स आपके पास अवेलेबल है तो फिर चीज़ें आसान हो जाएगी। नहीं, अगर प्लेन NCERT अवेलेबल है तो मैं आपको कहूँगा कि फैक्ट्स के लिए आप अलग नोटबुक ही बना लीजिए। देन यू हैव द बिगनर्स लेवल। बहुत सारे बच्चे अब इसमें भी होंगे, उनको मैं सीधे PYQs करने को नहीं कहूँगा, नहीं तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, प्रिपरेशन छोड़ देंगे, PUBG खेलने लग जाएंगे, स्नैपचैट चलाने लग जाएंगे। सबसे पहले आपको अपनी NCERT कवर करनी है।
एनसीईआरटी कवर करने के लिए आप हमारे लेक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं। बैचेस में अगर आप एनरोल्ड हो तो वहाँ पे आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं। अब जब आप लेक्चर्स भी देखेंगे ना तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो है उससे ज़्यादा तवज्जो आप फैक्ट्स पे देंगे। ये फैक्ट्स में वही सारी चीज़ें आ गई, पर्सनैलिटीज़, बुक्स, डेट्स, ये सारी चीज़ें। इवन सोर्स भी इंपॉर्टेंट है, बट सोर्स में भी आपको कॉन्सेप्ट से ज़्यादा फैक्ट देखने हैं। जैसे अगर मैं भीम और हिडिंबा के सोर्स की बात करूँ तो उसमें एक्सोगैमी हो रहा है, वो एक फैक्ट है। हिडिंबा का लड़का कौन है, घटोत्कच, वो एक फैक्ट है, ठीक है। पॉलीएंड्री हो रहा है तो पॉलीएंड्री का मतलब क्या है, वो एक फैक्ट है। तो इस टाइप से हर सोर्स में भी, सोर्स तो इंपॉर्टेंट है ये, बट सोर्स में सवाल पूछने का तरीका बोर्ड से अलग होगा सीयूटी में। आपने फैक्ट्स कर लिया, एनसीईआरटी कर ली, देन यू हैव टू डू पीवाईक्यूज। एटलीस्ट आपकी आधी एनसीईआरटी तो कवर होनी चाहिए, तभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पीवाईक्यूज करो। एंड देन यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस डिफरेंट टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चन। इन दोनों ही कैटेगरी में एक चीज़ तो कॉमन है कि भैया आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दबा के, जिसको हम लोग कहते हैं ना दबा के, मतलब आपको हर टाइप के सवाल करने हैं। जितना ज़्यादा आप करें उतना बेहतर है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए कि जब आप एग्जाम में जाएं ऐसा आपको लगे कि आप जैसे घर पे प्रैक्टिस करते थे वैसे ही आप एग्जाम में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि आप स्क्रीन के सामने प्रैक्टिस करें। किसी किताब में या किसी PDF से प्रैक्टिस करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एग्जाम टाइप एक्सपीरियंस के तौर पे किसी लैपटॉप में यहाँ पे टेस्ट दे रहा है या मॉक दे रहा है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पे एक सवाल है जिसका उत्तर इस डोमेन के सेक्शन में छुपा हुआ है कि क्या मुझे किसी बैचेस में इनरोल करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, हमारे खुद के चलते हैं, इवन तो वी हैव द मोस्ट अफोर्डेबल बैच, बट फिर भी मैं सबको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप बैच में आइए, क्योंकि बैच में आना किनको है। जैसे अगर आपने जो है एडवांस लेवल की तैयारी कर ली है, तो एडवांस लेवल की तैयारी अगर आपके बोर्ड में थी ना, तो आपके पास लेवरेज है कि आप इंग्लिश और जीएटी पे टाइम दे पाएंगे, तो वहाँ पे आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। बट यू हैव टू हैव टेस्ट सीरीज एटलीस्ट, आपको टेस्ट सीरीज लेना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज लेते वक्त आप किसी के भी टेस्ट सीरीज को देखिए तो उसमें देखिए कि क्या सारे टाइपोलॉजीज के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, क्या सवाल केवल और केवल एनसीईआरटी के अंदर का है, क्या उसमें आंसर की एक्सप्लेनेशन है, ताकि अगर किसी आंसर में प्रॉब्लम हुई तो मुझे उस एजुकेटर को या उस कंपनी को बार बार खोजना ना पड़े, बताना ना पड़े, ठीक है। क्या उसमें एनालिटिक्स दिया हुआ है ताकि मुझे टेस्ट देने के बाद, मॉक देने के बाद पता चल पाए कि किस तरीके से मेरी परफॉर्मेंस रही है। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं, आपको केवल टेस्ट सीरीज लेना है। अगर आप चाहे तो इंग्लिश या जीएटी की का कोई कोर्स ले सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे मटीरियल्स हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, इफ़ योर फाइनेंशियल कंडीशन डज नॉट अलाउ। लेकिन अगर आप बिगिनर्स लेवल के हैं और अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको डोमेन भी संभालना है और प्लस आपको इंग्लिश और जीएटी भी देखना है। एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि जीएटी आप इग्नोर कर दो, बट इंग्लिश तो आपको देखना ही पड़ेगा या हिंदी आपको देखना ही पड़ेगा। फॉर देम जिनकी तैयारी आधी अधूरी हुई है, जिनकी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है, उनके लिए बेहतर होगा कि आप एक मेंटोर चुन लीजिए, ठीक है। एडवांस लेवल पे भी जैसे आपके पास 3 डोमेन है, तो अगर आपकी 2 डोमेन की तैयारी एडवांस लेवल पे है तो मैं आपको कोई भी बैच रिकमेंड नहीं करूंगा, आप खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें ऐसा है कि आपके पास 3 डोमेन है बट एक डोमेन की तैयारी अच्छी है, बाकी 2 डोमेन की तैयारी अच्छी नहीं है, तो फिर आपके लिए भी कोई बैच लेना सूटेबल रहेगा, क्योंकि आपको फिर 2 डोमेन और लैंग्वेज ये 3 चीज़ें संभालनी है और टाइम काफ़ी कम है। तो यू नीड टू नो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और उसकी ही आप तैयारी करें। सो दैट इज हाउ यू कैन डिसाइड कि क्या आपको बैचेस की ज़रूरत है या नहीं है, या केवल आपको टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है। और अगर आपको बैचेस चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, वी हैव द बेस्ट एंड अफोर्डेबल बैचेस जस्ट एज आवर यूट्यूब कॉन्टेंट, तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है। स्पेशल ऑफर्स भी चल रहे हैं जो कि अभी शुरुआत में लॉन्च ही किया है, तो यू कैन ऑल्सो अवेल द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशल ऑफर्स। लास्ट में आते हैं जीएटी के ऊपर। बहुत सारे बच्चे जीएटी आप में से देंगे नहीं, बट जो देंगे उनके लिए जीएटी में क्या हमारा अप्रोच रहना चाहिए। बेसिकली देखो, जीएटी में 3 चीज़ें होती है, क्वांट्स, रीजनिंग और जनरल स्टडीज़। क्वांट्स का मतलब होता है मैथमेटिक्स, इसमें क्लास 8th तक की मैथमेटिक्स आती है। नॉर्मल मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स हो गए, मीन्स वो हो गया आपका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, तो इस टाइप की चीज़ें आपके क्वांट्स में आ जाती है। रीजनिंग जो है ये क्वांट से काफ़ी डिफरेंट है, और जो बच्चे क्वांट्स में डरते हैं मैं उनको बता दूं कि रीजनिंग, चाहे आप आर्ट्स के हैं, ह्यूमैनिटीज़ के, अगर आपको सही से रीजनिंग किसी ने पढ़ा दी, चाहे इसमें क्रिटिकल हो, लॉजिकल हो, तो आप बहुत इंटरेस्टिंगली इसमें डाइव करके इसमें सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्योंकि क्वांट्स का एक हुआ है, आपको मास्टर टीचर्स ने पढ़ाई नहीं अच्छे से, तो आपको अभी कोई कितने अच्छे से भी पढ़ा ले, क्वांट्स आप सही से नहीं कर पाएंगे एज कम्पेयर टू एनी अदर कॉमर्स और मैथमेटिक्स स्टूडेंट। बट रीजनिंग में आपके पास एक इक्वल एडवांटेज है। अगर आपको इसमें किसी ने अच्छे से पढ़ा दिया, बहुत इंटरेस्टिंगली आप इसको सॉल्व करेंगे। और फिर जीएस, तो जो बच्चे जीएटी लेते हैं और घबराते हैं कि सर मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, उनको मैं सिंपल कहता हूँ कि क्या जीएटी में केवल क्वांट्स आता है? बिल्कुल नहीं आता, रीजनिंग भी आता है, जीएस भी आता है। तो जिस तरीके से आपके लिए क्वांट्स मुश्किल है, वैसे ही किसी कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, वैसे ही किसी मैथ्स के स्टूडेंट के लिए ये सेक्शन काफ़ी मुश्किल होगा। समझ में आ रहा है?
तीनों ही सेक्शन का वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल है, ऐसा नहीं कि क्वांट्स के ज्यादा सवाल आते हैं इसके कम आते हैं। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यू डू नॉट नीड टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन, वो बोर्ड में होता है। यहाँ पे आपको केवल 60 से 70% क्वेश्चन एक्यूरेसी से सॉल्व करने हैं, दैट्स इट। तो आपको क्या करना है, क्वांट्स में जो चैप्टर आपके लिए सरल है, काफी इजी लगता है, आप उनको कर लो। रीजनिंग आप फुल फोकस्ड होकर कर सकते हैं, इसमें मैंने कह दिया बेसिक कॉन्सेप्ट और केवल दिमाग लगाना, दैट इज ऑल। जीएस आपका एक नैक है, क्योंकि आपने इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ी हुई है ऑलरेडी, जो कि बाकी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें आप जल्दी चीजें समझ सकते हैं और मेमोराइज भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने 2 साल मेमोरी बेस्ड पढ़ाई की है। आर्ट्स में बहुत सारी चीजें आपको मेमोराइज करनी पड़ती है, तो आपके लिए ये सेक्शन काफी ईजी है। इसमें आप नैक करने की कोशिश करें, इसमें आप करंट अफेयर मजबूत करें, इसमें आप पीडीएफ्स या जो भी लेक्चर्स वगैरह उनके जरिए इसको स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आपका ये कॉम्प्रोमाइज हो पाए। सो दैट शुड बी द अप्रोच फॉर जीएटी। अब अगर यहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें डेली बेसिस पे करनी है और कुछ चीज़ें धीरे धीरे सीखनी है, तो अगर मैं स्ट्रैटेजी सम अप करूँ फॉर इंग्लिश, फॉर डोमेन एंड फॉर क्वांट्स, तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको आरसी डेली करना पड़ेगा, वो कैप डेली करना पड़ेगा, रीजनिंग ऑन द डेली बेसिस करना है, क्योंकि रीजनिंग का जो है स्ट्रीक का कॉन्सेप्ट है। जैसे ही आपने रीजनिंग छोड़ा 1 या 2 दिन, तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि भाई मुझसे तो सब कुछ मैं भूल चुका हूँ, मुझे अब कुछ नहीं आता है। सो ऑन द डेली बेसिस अगर आप किसी बैचेस में इन्वॉल्व हैं या किसी यूट्यूब के एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं, तो जो भी वो पढ़ा रहे हैं ना, ऑन द डेली बेसिस आपको रीजनिंग के सवाल करने हैं, ब्रश अप करना अपने कॉन्सेप्ट को। क्वांट्स भी आपको 10 से 15 सवाल डेली करने हैं। अगेन अगर आप हमारे बैचेस में आते हैं तो डीपीपी आपको इन दोनों की दी जाएंगी, जिससे आपका एक पैटर्न बन जाएगा। अगेन फिर डोमेन की प्रैक्टिस आपको करनी है डेली बेसिस पे। जैसे आपने एक चैप्टर आज पढ़ा, तो उसके 10-15 सवाल, 20 सवाल अलग अलग टाइप के आपको डोमेन में करने ही करने हैं। तो डोमेन में भी हमने क्वेश्चन का अच्छा पूल रखा है, जैसे पर चैप्टर आपको 60 से 70 डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज मिल रहे होंगे, एंड मोर ओवर आपको उसके बाद मॉक्स भी मिलते हैं। तो इससे आपकी डोमेन की सॉलिड प्रैक्टिस हो जाएगी। देन ऑन द सेकंड लेवल यू हैव टू डू मॉक्स। देखो मॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर इंडिविजुअल चैप्टर की प्रैक्टिस करते हैं क्वांट्स में, डोमेन में, इंग्लिश में, वो और मॉक्स का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मॉक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही साथ बहुत सारे सवाल दे दिए जाते हैं। तो एटलीस्ट आप जब भी एग्जाम दे रहे हो उससे पहले 5 मॉक तो आपके लगने ही चाहिए एटलीस्ट। तो स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से रखो कि अप्रैल में हर वीक 1 मॉक लगाना है, मॉक लगा के प्रॉपर उसकी एनालिसिस करनी है। और मई में जब हम जाएंगे तो हर वीक 2 करेंगे, 2 या 3 करेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी। अगर आपके पास 10 मॉक है तो उसके अकॉर्डिंग बांट लो, अगर आपके पास 1 मॉक है तो उसके अकॉर्डिंग बांट लो। और फिर धीरे धीरे आपका स्कोर भी इंप्रूव होना चाहिए, वो मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि हमारे मॉक को कैसे इंप्रूव करें, कितना हमारा स्कोर होना चाहिए फॉर DU, कितना स्कोर होना चाहिए फॉर BHU। सो फॉर ऑल दिस स्टफ यू शुड सब्सक्राइब टू अस। एंड लास्टली यू हैव टू हैव सम मटेरियल्स। इसके बगैर आप इस CUT को क्रैक नहीं कर सकते। यू नीड टू हैव सम लेक्चर्स। अगर आप किसी बैच में एनरोल्ड है तो वहाँ के लेक्चर्स, अगर आप फ्री में पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, देन यू नीड टू हैव लेक्चर्स। डोमेन्स के लिए हमारे लेक्चर्स इनफ हो जाएंगे। इंग्लिश और GAT के लिए मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं काफ़ी सारे फ्री रिसोर्सेज आपको बता दूंगा, जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। देन यू नीड टू हैव PDF स्पेशली फॉर GS के लिए आपको लेक्चर से ज़्यादा PDF की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक ग्लांस में सब कुछ रिवाइज करना चाहते हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए। डोमेन्स के नोट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद क्वांट्स वगैरह में PDF की रिक्वायरमेंट है नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देन यू नीड टू हैव PYQs के लिए आप NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे PYQs अवेल कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको PYQs चाहिए वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिए 7319697299। आपको सारे डोमेन इंक्लूडिंग GAT और इंग्लिश का जो PYQ है वो हम प्रोवाइड करवा देंगे। एंड देन यू नीड टू हैव प्रैक्टिस टेस्ट एंड मॉक। ये तो सबको चाहिए, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी बैच में इनरोल्ड है, आपके पास प्रैक्टिस सेट्स होने चाहिए, आपके पास मॉक्स होने चाहिए। आपने किताब ले लिया है तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन पर टेस्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए। सो यू शुड कंसिडर टेस्ट सीरीज इवन इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी। और अगर आप प्रिपरेशन शुरुआत ही कर रहे हैं, लाइक यू आर ऑन द बिगिनर लेवल, तो आपको दोनों चीज़ें चाहिए। यू नीड सम लेक्चर्स एज वेल एंड यू नीड सम मॉक टेस्ट एज वेल। तो आई होप कि ये स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में क्लियर हो गई। सो दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी यू शुड फॉलो फॉर CUT 2025। अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो व्हाट शुड बी आवर अप्रोच। अगर हम बिगिनर लेवल पे हैं और फिर भी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो व्हाट शुड बी आवर अप्रोच। बैचेस लेनी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, टेस्ट सीरीज लेना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। नाउ मे सुधांशु साइनिंग ऑफ। और अगर आपको बैचेस या टेस्ट सीरीज चाहिए, अगेन वी हैव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। दे आर मोस्ट अफोर्डेबल, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड बेस्ड ऑन द PYQs ओनली। कोई भी बाहर का सवाल NCERT का आपको दिखेगा ही नहीं उसमें, अगर दिखेगा आई विल जस्ट रिटर्न द मनी, दैट्स इट। Thank you for watching. Have a great day and let's start this war on CUT 2025. Let me know in the comment box कि आप CUT में किन colleges को target करना चाहते हैं and what is the dream score you want to achieve. And as well as आप comment box में हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको अब CUT के ऊपर और कौन कौन से YouTube पे वीडियोस चाहिए। I will make sure कि मैं उन सब पे वीडियोस बनाऊं। Thank you.